लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। तो आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं, पृथ्वी की गतियां, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पृथ्वी की गतियों से ही हमारी ऋतुएं बदलती हैं। ज्वार भाटा आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब पृथ्वी की गति से संबंधित है। तो आज हम मुख्य रूप से जानेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इन गतियों का हमारे वातावरण और वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। और चैनल पर बहुत सारी विषयों की बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप जाके उसका देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी को हासिल कर पाएँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी की गतियाँ। तो जो पृथ्वी की गति होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। दो प्रकार की गति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण ये है कि जो घूर्णन एवं परिक्रमण यानी परिभ्रमण और परिक्रमण दो गति होती है वो लगातार होती रहती है। अब बात करते हैं कि ये गति होती है तो इसके प्रमाण क्या हैं। अगर पृथ्वी देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे मान लीजिए यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक हिस्से में हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से में हमेशा रात रहती। आप भारत वाले हिस्से की बात कर लीजिए। अगर भारत वाला हिस्सा पृथ्वी का, अगर मान लीजिए पृथ्वी ना घूमती तो अगर सूर्य के सामने पड़ता तो यहाँ पे 24 घंटे दिन रहता। अगर ये सूर्य के सामने नहीं पड़ता, विपरीत दिशा में पड़ता, तो यहाँ पे 24 घंटे रात होती। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है, क्योंकि दिन रात हो रहा है। अब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम भी परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर एवं सतत रूप से घूमती रहती है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। यानी परिभ्रमण और परिक्रमण दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अक्ष क्या है, तो अक्ष याद रखेंगे आप, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षा तल से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। ये अभी आपको हम आगे फिगर के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, पृथ्वी का आकार भू आभ होने के कारण इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जबकि आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। अब पृथ्वी का आकार के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी का आकार अंडाकार है, बहुत लोग कहते हैं कि दीर्घवृत्ताकार है। तो ये जो है, इसका आकार जो है यहाँ पे भू-आभ कहा गया है। भू-आभ होने के कारण इसका आधे भाग पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि आधे भाग पर जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात रहती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात को प्रभावित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो वृत्त होता है, मतलब जहाँ से आधा भाग सूर्य के सामने रहता है जबकि आधा भाग सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है, पीछे की तरफ, तो जो वृत्त विभाजित करता है दिन रात को, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि उस वृत्त का नाम बताइए जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है, तो उस वृत्त का नाम है प्रदीप्त वृत्त। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। यही मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले ही कि देखिए, घूर्णन गति होती है, परिभ्रमण या दैनिक गति जिसे कहते हैं। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है वही आपकी घूर्णन गति है, परिभ्रमण गति है या दैनिक गति है, जिसके कारण दिन रात होते रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो होता है परिक्रमण या वार्षिक गति। ये वो है जिससे एक साल आपका पूरा होता है। एक साल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा के पूरा कंप्लीट करती है, तो वही आपका परिक्रमण या वार्षिक गति होती है। अब बात करते हैं घूर्णन गति क्या होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप भारत का मैप लें तो पश्चिम में जो आपका ये इधर साइड में पश्चिम में आपका जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से ऐसा समझ लीजिए आप कि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ घूमती रहती है। ये पृथ्वी की गति हुई। हमने आपको मैप के माध्यम से बताया। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, लट्टू की तरह घूमती रहती है। जो अपने अक्ष पर घूमती है वही पृथ्वी का घूर्णन होता है और इसे परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये चाल आप लोग ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है।
स्पीड देखिए पृथ्वी की कितनी होती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 463 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में वो 463 मीटर चलती है, एक सेकंड में 463 मीटर प्रति सेकंड स्पीड, यानी बहुत स्पीड होती है इसकी। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये परिक्रमण करती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का जो ये देखिए विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा का, ये विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ये आप देखिए पृथ्वी का कक्षीय तल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, यही जो है इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति से प्रभाव क्या होता है। देखिए अगर दैनिक या घूर्णन गति हो रही है तो दिन रात होगा, अगर ये गति नहीं होती तो हमारा एक भाग हमेशा सूर्य के सामने रहता, वहाँ पे दिन रहता, जो उसके विपरीत रहता वहाँ पे हमेशा रात रहती। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। अब घूर्णन गति के कारण जो है कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पौने अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये आपका जो है घूर्णन गति के कारण ये सब होता है। ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं उसमें उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। ये जो ज्वार भाटा आता है आपका, ये सब भी घूर्णन गति के कारण ही प्रभावित होता है। ये देखिए आप ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो आप देखें बसंत ऋतु जो 21 मार्च को यहाँ पे शरद ऋतु का होता है। ये देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण देखिए मौसम बदल रहा है। ये 21 जून को ये जो है उत्तरी अयनात हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये आपका सूर्य है, देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूम रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है, तो धुरी पर घूमने के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो आप फिगर के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं। वो आपने जो देखा वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति थी, घूर्णन गति। अब जो परिक्रमण गति है ये और ज़्यादा है पृथ्वी की। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी परिक्रमण करती है सूर्य का। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हमेशा चक्कर लगाती है सूर्य का। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसका पथ जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ है, और इस वहाँ पे परिक्रमण करने की स्पीड पृथ्वी की है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और परिभ्रमण की स्पीड आपने यहाँ पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड का समय लगता है। यानी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी जिसे आप कह सकते हैं 1 साल लगता है। लेकिन सुविधा अनुसार इसे केवल हम 365 दिन ही मानते हैं। और जो अतिरिक्त 6 घंटे होते हैं प्रत्येक चौथे वर्ष में, यानी 6 गुणे 4 कर देंगे 24 घंटा, यानी एक दिन आपका हो गया। तो ये प्रत्येक चौथे वर्ष में यानी उसको जोड़ दिया जाता है। हर 365 दिन होता है, लेकिन हर जो 6 घंटे बचते हैं आपके, यानी जो परिक्रमा करती है पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को हम 6 घंटे मान लेते हैं। और ये प्रत्येक चौथे वर्ष में अगर 6 गुणे 4 करें तो ये 24 घंटा हो गया, यानी एक दिन मान लिया जाता है। तो चौथे वर्ष में इससे जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, और इसमें कुल दिन 366 कर दिया जाता है। ये हो गया आपका अधिवर्ष का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है, जिससे कि फरवरी प्रत्येक 4 साल बाद 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाती है। फरवरी जो है बढ़े हुए दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है। ये जो आपका एक दिन बढ़ जाता है प्रत्येक 4 साल के बाद, फरवरी 29 महीने की, मतलब माफ़ कीजिएगा 29 दिन की होती है। प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी आपकी जो है 28 दिन के बजाय 29 दिन की होती है। तो वही एक दिन आपका जो अधिवर्ष होता है उसे अधिवर्ष कहते हैं, जब 366 दिन होता है। और जो 365 के बजाय 366 दिन एक दिन बढ़ जाता है साल में, वो फरवरी में बढ़ता है। वहाँ पे 28 के स्थान पर फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। परिक्रमण वार्षिक गति के प्रभाव, यानी जो पृथ्वी परिक्रमण या वार्षिक गति करती है, इसके क्या प्रभाव हैं। परिभ्रमण का आपने जाना कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब परिक्रमण के बारे में जानते हैं। दिन रात का छोटा एवं बड़ा होना। परिक्रमण जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। ऋतु परिवर्तन होती हैं आपके, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु के बाद वर्षा, ये सब आती रहती हैं। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण ही होता है। कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा चमकना, यानी जब पृथ्वी घूमती रहती है तभी आपको लगता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं कि तिरछी पड़ रही हैं। विषव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि उपसौर एवं अपसौर क्या होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन पहले जान लेते हैं। जब पृथ्वी जो है
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का अलग अलग झुकाव होता है। यानी जब पृथ्वी, देखिए जाहिर सी बात है, पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है, तो जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उनका अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव पृथ्वी पर अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण जो है सूर्य की किरणों के ताप का वितरण भी बदलता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं जो निम्न है। अब पृथ्वी के जो परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं जानते हैं क्या क्या हैं। पहली होती है 21 जून की स्थिति के बाद सूर्य उत्तरायण में होने लगता है। फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, यानी 21 मार्च के बाद जो है सूर्य उत्तरायण में चला जाता है और गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। यानी कुछ दिन बाद आपका 21 मार्च से ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाएगा, जब पृथ्वी आपकी उत्तरी गोलार्ध में पहुँच जाएगी। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा छाने लगता है। 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। यानी जब सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव में हमेशा 6 महीने पड़ता है तो उस अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव, लगातार 6 महीने उत्तरी ध्रुव में दिन रहता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, और ये पूरी अवधि जो है 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरायण की अवधि कब से कब होती है, तो आपको पता चल गया 21 मार्च से 21 जून को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है और फलतः दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पे शरद ऋतु हो गई, यहाँ पे जो है आपकी ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ पे आपका जो है ग्रीष्म ऋतु रहेगी, इधर आपकी जो है शीत ऋतु रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर की स्थिति जानते हैं क्या होती है। देखिए, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पे। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध पे इस दिन जो है सबसे बड़ा होता है 22 दिसंबर को, और रात सबसे छोटी होती है। इस समय सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती है। गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव अप्रकाशित रहने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करता है। फलतः यहाँ शीत ऋतु होती है, यानी ठंडी के मौसम में जब आप देखते हैं कि दिन छोटा होने लगता है, रातें बड़ी होने लगती हैं, तो उसका यही कारण होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश अधिक रहता है और उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम रहता है, जिससे यहाँ पे दिन छोटा होने लगता है और शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। इस अवस्था को शीत अयनांत कहते हैं, या दक्षिणी अयनांत भी कहा जाता है। जो शीत ऋतु पड़ती है या आपके दक्षिणी गोलार्ध में, इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत भी कहा जाता है। अब आगे जानते हैं किरणों का क्या प्रभाव होता है। जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग में पड़ती हैं तो इससे पृथ्वी द्वारा उस ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। जब सूर्य की किरणें तिरछा किसी भाग में पड़ती हैं तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति जानते हैं। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर की जो स्थिति होती है, इन दोनों स्थितियों पर सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय अधिकांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। यानी ये दोनों तिथियाँ जो होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दो तिथियों के पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो विषुव वह स्थिति है जिस समय दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे केवल 2 तिथियां हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उन 2 तिथियों का नाम बताइए जिस समय पूरे विश्व में दिन और रात बराबर समय अवधि के होते हैं। तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे विषुव की स्थिति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च की स्थिति जो होती है आपकी, 21 मार्च की स्थिति की इसकी विपरीत होती है। इसके विपरीत ये होगा कि उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसलिए 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपसौर और अपसौर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अपसौर वह घटना है जिसमें जो है पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट पहुंच जाती है, और यह घटना लगभग 3 जनवरी के आसपास होती है। देखिए, पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। तो दीर्घवृत्ताकार होने के कारण पृथ्वी एक
एक स्थान पे जो है सूर्य के बहुत निकट पहुंचती है और एक स्थान पे जो है सूर्य के बहुत दूर पहुंच जाती है। तो जब पृथ्वी बहुत सूर्य के निकट पहुंच जाती है तो स्थिति उपसौर की ये जो स्थिति है पृथ्वी का सूर्य के निकट पहुंचना वो उपसौर कहलाता है और ये घटना लगभग 3 जनवरी के बाद होती है। अब जानते हैं अपसौर क्या होता है। अपसौर में ठीक इसका उल्टा होता है उपसौर का माफ कीजिएगा। अपसौर में देखिए आप ये घटना है, देखिए सूर्य के बहुत निकट पहुंच गई पृथ्वी, ये अपसौर हो गया आपका, और ये सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर हो गई है, ये घटना आपकी अपसौर हो गई है। ये आपका जो है 3 जनवरी को होता है, ये आपका जो है 3 जुलाई को होता है। आगे बढ़ते हैं 4 जुलाई को अपसौर। इस खगोलीय घटना में जो है पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। जो अपसौर की घटना होती है इस समय पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है और इस ऐसी स्थिति 4 जुलाई को आती है। वो आपका 3 सितंबर को आता है और ये जो है 4 जुलाई को अपसौर होता है। इस अपसौर को 152.6 मिलियन किलोमीटर, यानी पृथ्वी जब बहुत दूर होती है सूर्य से तो 152.6 मिलियन किलोमीटर दूर पे होती है, इस घटना को अपसौर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपसौर के बाद जानते हैं पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण करते हैं। ये आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि उस समय जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो केवल चंद्रमा का प्रकाश ही पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु चंद्रमा के कक्षतलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता है आपका सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का आंशिक भाग छिपा होता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी जब सूर्य का कोई छोटा भाग छिप जाएगा तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य ही नहीं दिखाई पड़ता तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरे का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जान लीजिए। देखिए जब सूर्य, ये देखिए बीच में पृथ्वी है और चंद्रमा, तो यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमारा जो है चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है, उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति में हमारा सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की, क्योंकि उस समय आपका सूर्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय, क्योंकि चंद्रमा का कोई अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो उस समय जब अगर बीच में पृथ्वी आ गई है तो चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है सूर्य का, तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो उम्मीद करते हैं आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी ना पहुँचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुँचती है, जिससे कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्ण चंद्रग्रहण या अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को चंद्रग्रहण करते हैं। यानी वही मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरणें ना पहुंचकर पृथ्वी की जो छाया होती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर तो उसकी छाया चंद्रमा पर पहुंचती है और हमारा चंद्रमा जो है दिखता नहीं है, तो इस स्थिति को कहते हैं चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, याद रखिएगा आप लोग, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। जैसे आपका कहा गया था सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। उसी प्रकार से चंद्रग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। पूरा चंद्रमा ढक जाने को पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं, लेकिन जब चंद्रमा आंशिक ढका रहता है तो उसे आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। आपको चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है उसे वियुति कहते हैं। यानी जब आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपको वियुति कहते हैं, और ये चंद्रग्रहण के दौरान होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति, तो उसे युति कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण को युति भी कहते हैं और चंद्रग्रहण को वियुति भी कहते हैं। ये दो आप नाम याद रखिएगा।